हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। चलिए, तो हम लोग एंसिलियरी सर्विसेज, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि अदर देन डिपॉजिट और एडवांसेस के अलावा जो बैंक सर्विस प्रोवाइड करता है उसको हम एंसिलियरी सर्विसेज कहते हैं। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में ड्राफ्ट, बैंकर चेक, एमटी, टीटी ये पढ़ने के बाद हमने लॉकर को शुरू कर दिया था। तो लॉकर के कुछ पॉइंट कवर हो गए थे, बाकी पॉइंट जो है अभी कवर करेंगे हम लोग। ठीक है। यहाँ पे इस टॉपिक में हम लोगों ने ड्राफ्ट, बैंकर चेक और लॉकर को हमने शुरू कर दिया था, तो उसके आगे कवर कर लेते हैं। आज की क्लास में टॉपिक हम लोग पूरा खत्म कर लेंगे। ये जितने टॉपिक हो रहे हैं ना पीपीबी के, आपके प्रमोशन एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो उसमें बहुत ही काम आने वाली सारी बातें, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक जनरल बैंकिंग के चैप्टर्स हैं। ठीक है। चलो, अब आपने लॉकर तो प्रोवाइड कराना है, लेकिन लॉकर प्रोवाइड कराने में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और किस तरह की सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करनी है, ये यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात स्ट्रांग रूम और वॉल्ट की बात आती है, तो प्रॉपरली सिक्योर्ड होना चाहिए। बना दीजिएगा। और क्रिमिनल ब्रेक इन छिलने का मतलब कोई उसमें वो ना कर पाए। अमरकांत कुमार जी, ठीक है। तो क्रिमिनल ब्रेक इन ना हो पाए। An assessment of risk of someone getting unauthorized access to locker should be recorded in writing. तो अब इसमें बोला हुआ है कि एक असेसमेंट करना है आपको और उसको रिकॉर्डिंग में राइट करना है, लिखना है कि भाई ऐसा हो सकता नहीं हो सकता है। तो एंड मिटिगेटिंग मेजर्स, मतलब आपको ऐसा कुछ लिखना है कि भाई ये संभावनाएं हैं और उसके लिए हमने क्या क्या रोकने के उपाय किए हुए हैं। लॉकर रूम शुड हैव ए सिंगल एंट्री एग्जिट पॉइंट, एक पॉइंट आ गया। ठीक है। और जो भी है वहां पर कॉमन एरिया और ऑपरेशन शुड बी कवर्ड अंडर सीसीटीवी कैमरा एंड रिकॉर्डिंग बी प्रिजर्व फॉर एटलीस्ट 180 डेज। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये रिकॉर्डिंग जो है सीसीटीवी की वो एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 6 महीने की। बहुत बड़ी बात है। ठीक है। 6 महीने की रिकॉर्डिंग को रिजर्व प्रिजर्व करने का, कहाँ पे? लॉकर में। ठीक है। कंप्लेंट ऑफ अनऑथराइज एक्सेस, अगर अनऑथराइज एक्सेस हो गए, मतलब किसी कस्टमर का बिना उसकी नॉलेज के लॉकर खुल गया और एनी थेफ्ट और सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग शुड बी केप्ट टिल द पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज कम्प्लीकेटेड एंड डिस्प्यूट। मतलब अब मान लिया 2 साल लग गए जांच में, तो वो आपको उतनी रिकॉर्डिंग जो है प्रिजर्व करके रखनी है। ठीक है। वाटर एंड फायर प्रोटेक्शन, तो आमतौर पर जो हमारा लॉकर रूम होता है, वो लॉकर्स होते हैं, वो क्या होता है, एक तो रेन्स एंड फ्लड वाटर से प्रोटेक्टेड होना चाहिए, दूसरा फायर प्रोटेक्शन। दो प्रोटेक्शन होनी। कई बार क्या होता है कि फायर प्रोटेक्शन तो है लेकिन पानी घुस गया उसमें, तो दोनों चीजें प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है। लॉकर का स्टैंडर्ड, तो जो लॉकर हैं, लॉकर की जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो ब्यूरो ऑफ BIS स्टैंडर्ड बोलते हैं ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS मार्का बोलते हैं, सुना होगा आपने। ठीक है। और एनी अदर एनहांस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ये या इससे ऊपर के। ठीक है। मैकेनिकल लॉकर रिक्वायर अप्लाइंग 2 की फॉर ऑपरेशन, 2 चाबियां होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस लॉकर शुड मीट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो आजकल क्या है, कई जगह पे कौन से लॉकर आने लग गए हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस लॉकर्स भी आने लग गए हैं, जैसे बिंदे, मतलब 1 2 5 ऐसे दबा के भी लॉकर खुल जाता है। ठीक है, जैसे ATM वगैरह में होते हैं। ठीक। एंड कंप्लाइंट विद द साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर ऑफ SBI RBI। ठीक है। द सिस्टम शुड मेंटेन अनअल्टरेबल लॉग ऑफ लॉकर एक्टिविटीज, यानी जो आपका जो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग सिस्टम शुड मेंटेन अनअल्टरेबल लॉग ऑफ लॉकर एक्टिविटी, यानी
अगर वो इलेक्ट्रॉनिक आप कोई मेंटेन कर रहे हैं रिकॉर्ड, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब एडिटेबल नहीं होना चाहिए, जो रिकॉर्ड हो जाए उसमें एक बार रिकॉर्ड है। लॉकर की बात आती है। आइडेंटिफिकेशन कोड ऑफ द बैंक ब्रांच शुड बी एम्बोस्ड ऑन ऑल द लॉकर की, यानी कभी गिर जाए अगर, तो गिर जाए तो उसको पता होना चाहिए जिसको चाबी मिले, जैसे एसबीआई दिल्ली, तो वो बंदा वहां पर चौकी वो उस चाबी को पहुंचा दे। ठीक है। with a view to facilitating identification of locker by the law enforcement agency। अब यहाँ पर लॉ से मतलब मान लिया कहीं पे सीबीआई ने रेड मारी, कहीं पे ईडी ने रेड मारी, तो ये जो रेड पड़ती हैं उसमें जब चाबी मिले तो पता लग जाए ये चाबी किसी लॉकर की है और कौन से बैंक की। फर्दर द कस्टोडियन ऑफ द लॉकर सेल रेगुलरली पीरियडिकली चेक द कीज मेंटेन द ब्रांच टू इंश्योर दैट दे आर इन प्रॉपर कंडीशन। जो कस्टोडियन बेसिकली कौन होते हैं लॉकर के? अकाउंटेंट या जो हॉल इंचार्ज होते हैं वो होते हैं। ठीक है। अब बात आती है लॉकर के ऑपरेशन की। ये जब हम लॉकर पूरा करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें लॉकर के बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें पता लग जाएंगी। जब भी आप कभी ऐसी ब्रांच में जाएंगे जहाँ लॉकर ऑपरेट होते हैं तो देख पाएंगे। ठीक है। एक्सेस टू लॉकर्स, एक्सेस टू लॉकर्स ओनली द लॉकर हायरर अ पर्सन ड्यूली ऑथराइज, देखो वो भी है या वो किसी को क्या कर दे, ऑथराइज। ठीक है। इज अलाउड टू ऑपरेट द लॉकर आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन। गाना नहीं गाती अच्छा गिरा दे। सब कुछ चीज करने के बाद आप वो कर सकते हैं। ठीक है। द रिकॉर्ड ऑफ ऑल लॉकर हायर हु हैव एक्सेस्ड द लॉकर विद द डेट, चेक इन, चेक आउट टाइम, और इसको बोलते हैं लॉकर एक्सेस रजिस्टर। क्या बोलते हैं? लॉकर एक्सेस रजिस्टर along with their signature, and ingress and egress register for access of vault room by any other individual including the bank's staff should be maintained। अब ये जो ingress and egress register बोला, क्या बोला है? ingress and access register, तो इस ये दो कीवर्ड है, जरा इसको देख लेते हैं एक बार। ये मैंने ही पहली बार सुने, ingress and egress। किसको पता है इसके मीनिंग? both act of entering and or to an entryway, entrance itself, ingress का मतलब। और ये क्या है? implies traffic that exit across an order, तो यानी एंट्री और क्या मतलब हुआ इसका? एंट्री और एग्जिट दोनों का जो है रजिस्टर, एंड ingress and egress register for access to vault room by any other individual including the bank's staff should be maintained। तो वो रजिस्टर मेंटेन करना है आपको। ठीक है। प्राइवेसी ऑफ लॉकर रूम, तो उसमें क्या होता है कि shall not remain inside the locker room when a locker is opened by a locker hire। कोई और बैंक ऑफिसर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अलर्ट टू कस्टमर, एसएमएस और ईमेल अलर्ट, किसी के बैंक में शुरू हुआ है सर्विसेज? ये सर्विसेज किसी के बैंक में शुरू हुई है? हमारे बैंक में है सर एसएमएस अलर्ट। कौन सा बैंक है आपका? द कोऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट। गुड, बहुत बढ़िया सर है। हमारे पीएनबी पीएनबी में भी है। चलो ये बैंक मेरी ऑफ बड़ौदा जानकारी में, में है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है सर। चलो गुड, बहुत अच्छी सर्विस है। देखो मतलब आदमी घर में बैठा हुआ उसका लॉकर कोई एक्सेस करेगा तो उसे एसएमएस आ जाएगा ना, अच्छी बात है। ठीक है। चलो अब बात आती है लॉक्स एंड कीज। ये जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं मतलब बहुत ही सिंपल टाइप के टॉपिक हैं, लेकिन जब वहां पे क्वेश्चन आता है ना तो क्वेश्चन आप तभी अप्रोच कर पाएंगे जब आपने इसकी लाइन टू लाइन पढ़ी, कुछ छोड़ा नहीं है, तो जरूर आपको वहां पे कंफर्ट जोन में मिलेगा, कंफर्ट जोन मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे लॉक्स एंड कीज, तो उसमें क्या, इंटरचेंज
whenever locker is surrender। अब देखो ये भी बात समझ लो, बहुत अच्छा पॉइंट, पहले भी था ये तो, कि क्या करना पड़ता है। जैसे मान लिया किसी का 16 नंबर है, अब वो सरेंडर करता है, तो 16 नंबर का जो लॉक है वो चेंज कर दिया जाता है, मान लिया किसने 23। तो लॉक चेंज करने का मतलब, जब हम लॉकर को खोलते हैं उसका वो फ्लैप बाहर आता है, ठीक है। प्रतिभा, आवाज तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अरे ये कुछ प्रतिभा की तरफ से कुछ प्रॉब्लम लग रही है, मैं जवाब दे दिया उसको, ठीक है। हाँ, क्या बात करते हैं हम? हाँ, मैंने बताया कि जब हम लॉकर का फ्लैप खोलते हैं तो उसके अंदर लॉक होता है, उस लॉक को सिंपल पेच से खोल के दूसरे लॉकर के अंदर लगाया जा सकता है, मतलब खोलने के बाद वो बदला जा सकता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो जो 16 नंबर वाला बंदा था जिसने सरेंडर तो कर दिया, और उसकी क्या बना ली अपने पास, एक क्या बना ली, डुप्लीकेट की बना ली, की और सरेंडर कर दिया, और फिर कोई दूसरा लॉकर ले लिया। तो दूसरा लॉकर ले लिया तो वो तो आ तो सकता ही है ना लॉकर रूम में, और कोई भी किसी भी बहाने से उसने उस लॉकर को मान लिया एक्सेस कर लिया, तो क्या होगा? इसीलिए क्या करते हैं, उसे पता ही नहीं लगता है उस लॉकर की क्या कर दी जाती है, जो लॉक है, लॉकर का लॉक क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, ठीक है। की ऑफ द वैकेंट लॉकर आर केप्ट इन सील एनवेलप। जितनी कीज होती हैं हमेशा सील रखी जाती हैं। डुप्लीकेट मास्टर की आर डिपॉजिटेड विद अनदर, और जो उसकी मास्टर की के डुप्लीकेट है आसपास की ब्रांच में कहीं पे वो करती है, जमा कर दी जाती है। प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ जॉइंट कस्टडी ऑफ मास्टर की इज मेंटेन, डेली चेक। तो ऑफिस इंचार्ज जो होता है, जब शाम को वो जाके क्या देखता है कि लॉकरों को देख लेता है कोई खुला तो नहीं रह गया, ठीक है। इफ नॉट डन द लॉकर मस्ट बी इमीडिएटली क्लोज एंड सील। अगर मान लिया कोई लॉकर वो नहीं है कि बंद नहीं हुआ है कुछ है, तो उसी क्या करते हैं, इमीडिएटली क्लोज करते हैं और उसे क्या करते हैं, सील करते हैं। एंड द लॉकर हायर प्रॉम्प्टली इंटीमेटेड। सर ये ठीक है। डुप्लीकेट की बना भी लेगा हाँ, तो जब भी कोई सरेंडर करता तो की तो स्वैप होता है, तो पॉसिबल नहीं है जो कर पाएगा। नहीं कर सकता है, बताऊं कैसे कर सकता है जैसे कि, जब भी हाँ बोलो, चलो बोलो। कोई भी है जो सरेंडर करता है तो इमीडिएट है जो स्वैप होता है कीज का। हमारे किसका क्या बैंक होता में है? स्वैप करते हैं, एक जो अलग से की रहता है उससे उस की को बदल देते हैं। मास्टर नहीं की कोई भी सर। वो स्वैप नहीं करते हैं, वो लॉक स्वैप करते हैं। हाँ वही लॉक ही स्वैप करते हैं, लॉक पे तो की चेंज ही हो जाएगी। डुप्लीकेट की नहीं, से अगर ये की करने स्वैप लगेगा कैसे तो होगी, लॉक लॉक स्वैप होता है। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, हाँ तो वही तो हम बता रहे थे कि 16 नंबर का जो पीछे लॉक लगा हुआ है उसको कहाँ पे लगा दिया, दूसरे खाली वाले में लगा दिया। बिल्कुल फिर सर जी। 23 वाला सरेंडर करके गया तो उसको 11 पे लगा दिया। तो वो अंदर अंदर लॉक क्या होते हैं, स्वैप मतलब होते हैं यस। लॉकर नंबर वही रहता है, लेकिन लॉकर के खोलने के बाद जो पीछे लॉक होता है ना, उस जी लॉक जी। को दूसरे लॉक में और उस वाले को इधर कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। जितना भी खाली होता है सबको चेंज कर दिया जाता है। नहीं नहीं, सबको कर जितना खाली नहीं, जो सरेंडर होता है। मान हाँ लिया वही ना, मैंने 5 साल लॉकर चलाया, जितना भी छोड़ता है मतलब हाँ, लास्ट जब में वो छोड़ता है वापस छोड़ने आता है लॉकर तो उसका सब। बदला जाता है, ठीक है। और किससे बदला जाता है, जो दूसरा कोई खाली होता है, ठीक। अच्छा आगे देखो। इफ मोबाइल नंबर इज रजिस्टर्ड और थ्रू, ये कुछ हो गया। A physical check of the locker room is done by day end to ensure the locker property, वो लास्ट में वो करना होता है, और कोई ऐसी चीज भूल चूक से रह ना गई वो देखते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड इन सीबीएस, तो लॉकर रजिस्टर एंड द लॉकर की रजिस्टर शुड बी मेंटेन इन सीबीएस और एनी अदर सॉफ्टवेयर। चलो, अभी जैसे हमने लॉकर की बात करी, सेम उसी तरह से
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद है ये हमने कहीं कवर किया हुआ है? किसी को याद है? हाँ सर, पहले किया था ये कवर अपन ने। किस चैप्टर में 45 था वो मुझे याद नहीं। जेड, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 है, ठीक है। तो इसमें बोलता है कि सी यानी ये वाली टू जेड, ये जेड है बेसिकली सब में, जेड ए जेड बी जेड सी जेड डी और जेड एफ। तो कहता है इतनी जो सेक्शंस हैं और कौन से एक्ट की है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की। इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी ऑफ लॉकर सर्विस को डिस्कस किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को एक डाउट हो रहा है कि ये सी से एफ नहीं है, याद है किसी को? क्योंकि इसमें लॉकर के अलावा एक और आ रहा था वर्ड, बताओ क्या वर्ड था वो? क्या वर्ड था वो? सेफ कस्टडी। हाँ, सेफ कस्टडी आपने बोला ना। हाँ, तो सेफ कस्टडी और सेफ डिपॉजिट दोनों अलग अलग होती ना, तो इसने जो है कॉमन लिख दिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। नॉमिनेशन देखो यहाँ पे सेक्शन 45 जेड सी से जेड एफ तक, नॉमिनेशन फैसिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ custody article. ZC to ZF, the banking provide the nomination and release of content of safety locker, safe custody article to the nominee protection. तो इसमें दोनों एक साथ ही ले रहा है। ये देखो यहाँ दिख रहा है आपको, जो सी और डी है वो तो सेफ कस्टडी के लिए है, लेकिन जो ई और एफ है वो किसके लिए है? नहीं दिख रहा आप लोगों को? अभी दिख रहा है? सेफ डिपॉजिट लॉकर के लिए कौन सा? ई और एफ। और कस्टडी के लिए तो यहाँ पर हम इसको जो है इस तरह करते हैं कि ये जो है ये वाला है सेफ, इसके लिए कस्टडी के लिए, और ये वाला किसके लिए है? सेफ डिपॉजिट, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो, इसने यहाँ पे रेंज पूरी दे दी है, तो मेरा कहना ये है रेंज चलेगी, लेकिन ये जो सी और डी है वो कस्टडी के लिए है, और ई और वो है सेफ डिपॉजिट लॉकर के लिए, ठीक। चलो आगे देखो। फॉर ए सिंगली ऑपरेटेड लॉकर नॉमिनेशन कैन बी मेड इन द फेवर ऑफ ओनली वन इंडिविजुअल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 से ज्यादा जॉइंट हायरर हैं तो उस कंडीशन में आप नॉमिनेशन एक से ज्यादा लोगों में कर सकते हैं। डिपॉजिट में नहीं है फैसिलिटी, डिपॉजिट में हमेशा कितने नॉमिनी होते हैं? एक ही होते हैं। लेकिन लॉकर के केस में अगर लेने वाले लोग 2 लोग हैं, मतलब एक से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा है, वो लोग चाहेंगे तो एक या एक से ज्यादा के बिहाफ पे नॉमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नॉमिनी उसकी फोटो जो है एट द ऑप्शन ऑफ कस्टमर हम लोग अरेंज करने को, कंपलसरी नहीं है लेकिन ले सकते हैं, ठीक है। नॉमिनेशन हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड रूल अंडर द रूल्स इन केस ऑफ थंब इम्प्रेशन।
अटेस्टेशन ऑफ 2 विटनेसेस इज रिक्वायर्ड। कल आज सुबह कोई पूछ रहा था ना, कोई पूछ रहा था कि जो वो है इलिटरेट को लॉकर दे सकते हैं, दे सकते। चलो कोई बात। तो इसका मतलब ये है कि अगर देंगे तो उसमें क्या है, इन केस ऑफ थंब इम्प्रेशन अटेस्टेशन ले लेंगे हम 2 विटनेस के साथ, अगर वो नॉमिनेशन करता है इलिटरेट पर्सन, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट द फॉर्म ऑफ नॉमिनेशन, कैंसिलेशन, वेरिएशन शुड बी गिवन। अब ये बताओ DA1 DA2 क्या क्या होते हैं? DA1 DA2 और DA3 क्या होते हैं बताओ? सर ये नॉमिनेशंस के अलग अलग टाइम पे लिए गए फॉर्म्स हैं। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो DA1 DA1 आएगा, nomination act है, एक कैंसिल करेंगे और नया रिप्लेस करेंगे तो DA2 आएगा, और एक कैंसिल करके वापिस नाखेंगे तो DA3 आएगा। ये तो है D2 है और चेंज करने में, वेरिएशन करना, और ये क्या है DA3 से? वो ऐड चेंज Change करके करने ऐड करना, चेंज करके ऐड करना। हाँ, चेंज करके ऐड करना। तो ये सेकंड वाले को हम कैंसिलेशन बोल दें, कैंसलेशन है सर वो D2। Cancellation only है। वो नाम को कैंसिल करना, और थर्ड वाले में रिप्लेस करना, ठीक है। हाँ वो भी। चलो अब क्लेम सेटलमेंट, ये ब्रांच की बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि जब कस्टमर की डेथ हो जाती है तो हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि अब क्या होगा, कौन सा फॉर्म लेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल प्रैक्टिस में नहीं है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें कहता है IBA का जो मॉडल ऑपरेशनल प्रोसीजर है इंडियन बैंक एसोसिएशन का, उसको फॉलो करना है, ठीक है। और रेगुलेटरी जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें क्या बोलता है कि एक तो डेथ सर्टिफिकेट लेना है आपको, ठीक है, और द आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट लेने नॉमिनी के। बैंक्स में अवॉइड इंसिस्टिंग ऑफ सक्सेशन, अब ये एक पॉइंट आ गया, इसको समझ लेना। कई लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट। ये क्या होता है? ये सक्सेशन सर्टिफिकेट कौन जारी करता है? कोर्ट। और उस कंडीशन में इसको मांगा जाता है जब आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा, आप एसर्टेन कर ही नहीं पा रहे कि कौन इसका लीगल हायर है कौन नहीं है। तो कोर्ट क्या करता है, पूरे प्रोसीजर से ये वो कर लेता है कि भैया कौन जो है इसमें क्या होगा, लीगल हायर होगा, ठीक है, कौन इसमें लीगल हायर होगा। तो पूरा जब कोर्ट डिसाइड करके देता है तो कोर्ट के पे जो सर्टिफिकेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट। और सक्सेशन सर्टिफिकेट हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1955 का, तो उसके थ्रू कोर्ट अपना सब कुछ देख दाख के देती है, ठीक है। और दूसरा कहता है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोबेट। यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोर्ट उसके लॉकर को ऑपरेट करने के लिए किसी आदमी को तय कर दे, उसको बोलते हैं लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और आमतौर पर ये जो विल लिखी जाती है ना, विल में अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो उसमें कोर्ट उसका एडमिनिस्ट्रेशन देता है। और प्रोबेट, प्रोबेट क्या होता है कोई बताएगा? छूट। नहीं, सर सर्टिफाइड कोर्ट है कॉपी जिसको ऑफ, प्रोबेट भी सर एक विल डॉक्यूमेंट ही होता है सर। हाँ जो विल होती है ना, विल विल हाँ करते हैं ना, सर, जो हाँ सर, वसीयत, हाँ विल सर, की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से जो मिलती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोबेट प्रोबेट बोलते हैं, प्रोबेट। ठीक है। मतलब एक तरह से ऑथेंटिकेटेड कॉपी समझ लो आप, ठीक है। हाँ सर, और करेक्ट एनी करेक्ट। और एनी बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी और श्योरिटी फ्रॉम द सर्वाइवर्स नॉमिनी। तो यहाँ पर इसने एक पॉइंट बोला हुआ, ये पॉइंट बोला हुआ बैंक में क्या लिखा हुआ है, अवॉइड, यानी ये सब झंझट में नहीं जाना है, क्योंकि फिर नॉमिनी का फायदा क्या रहेगा।
तो वही कह रहा है कि जब नॉमिनी केस है उस केस में सिंपल प्रोसीजर से आप कर दें, ये सब ये बड़े तगड़े तगड़े डॉक्यूमेंट मांगने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। टाइम लिमिट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको सेटलमेंट कितने दिनों में कर देना है, मैक्सिमम 15 डेज में कर देना है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने 2-3 बार रिवाइज कर दिया आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दैट क्लेम लॉकर वाले कितने दिनों में सेटल्ड होंगे। तो क्या आंसर करोगे आप? 15 डेज, मैक्सिमम 15 डेज। ठीक है। अच्छा, डेथ ऑफ सोल लोकर हायरर एक ही था खाली, तो उसमें क्या होगा, आपको डेथ सर्टिफिकेट लेंगे और आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह लेंगे सबकी, किसकी? नॉमिनी की। और नॉमिनी इज अलाउ एक्सेस टू रिमूव द कंटेंट आफ्टर द इन्वेंटरी इज टेकन। अब देखो इसमें एक बात और आ गई, जब आप नॉमिनी को अलाउ करेंगे ना तो उससे एक क्या ले लेंगे? इन्वेंटरी इज टेकन। इन्वेंटरी का मतलब लिस्ट, क्या क्या सामान उसको मिला उसको लेकर के लिस्ट बना के उसको हैंड ओवर कर देंगे, लिख देंगे कि प्राप्त किया करके। ठीक। डेथ ऑफ एनी जॉइंट लॉकर हो, दो लोग हैं, दो में से एक की डेथ हो गई, अगर ए और बी हैं, मान लिया ए की डेथ हो गई, उस कंडीशन में क्या बोलता है? ऑफ ए लॉकर अंडर जॉइंट ऑपरेशन विद नॉमिनी रजिस्टर्ड dies, the bank shall allow the liberty to the survivor and the nominee jointly to access the locker and remove content after। तो इस कंडीशन में जो बी है वो प्लस ए के कौन, ए का जो कौन है, ए का नॉमिनी, ए का नॉमिनी प्लस बी जो बचा हुआ है, वो दोनों मिलके क्या करेंगे, उसके कंटेंट को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है। डेथ ऑफ एनी ऑफ द जॉइंट लॉकर हायर विथ सर्वाइवरशिप क्लॉज, तो उसमें क्या है कि अगर कोई सर्वाइवरशिप वाला है तो क्या होगा, उस केस में बैंक शुड फॉलो द मैंडेट, जैसा उसमें लिखा गया होगा उसी तरह वो काम करेगा। ठीक है। इन केस ऑफ वन और मोर जॉइंट हायर लॉकर अंडर आइदर सर्वाइवर ऑपरेशन डाइज, बैंक शुड फॉलो द मैंडेट। यानी आइदर सर्वाइवर का मतलब है एक की डेथ हो गई, मान लिया एक की जब डेथ होती है तो इसका मतलब दूसरा ऑटोमेटिकली किस में आ जाता है, पावर में। अच्छा, यहां पर ये इसमें जो पहला वाला पॉइंट था उसमें एक फर्क था, अंडर क्या लिखा था, जॉइंट ऑपरेशन था, इसलिए उसमें सेकंड वाला और पहले वाले का नॉमिनी हम लोग देख रहे थे, और इस वाले में आइदर सर्वाइवर है, तो एक की अगर डेथ हो गई तो दूसरा ऑटोमेटिक उसको यूज कर सकता है लॉकर। क्यों? क्योंकि पहले से ही दोनों ने आपस में क्या कर रखी थी, एक दूसरे को पावर दे रखी थी। ठीक है। और अगर अकेला है, सिंगल है, देखो पहला वाला था आपका ए बी जॉइंट, दूसरा वाला है आपका ए और बी, तीसरा वाला है ओनली ए। तो उसमें क्या है, इन केस, तो वहां पर क्या है, जो उसके लीगल हायर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो एज पर द पॉलिसी टेकिंग ड्यू केयर एंड कॉशन विद द अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट, तो आप उसको पेमेंट कर देंगे। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, क्या है, जहां पर कौन नहीं है, कौन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, नॉमिनी। नॉमिनी अवेलेबल नहीं, क्योंकि जब नॉमिनी भी नहीं अवेलेबल नहीं है, कोई सर्वाइवरशिप भी नहीं है, तो उसके जो लीगल हायर्स है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको आप देंगे। ठीक है। फिर है प्री रिक्विजिट ऑफ गिविंग एक्सेस, तो उसमें सबसे पहले बोला कि आप जो भी सर्वाइवर या नॉमिनी है उसकी आइडेंटिटी वगैरह नॉर्मल बात है, और फैक्ट ऑफ डेथ ऑफ द लॉकर हायर ऑब्टेनिंग अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेंगे उससे, और डिलीजेंट एफर्ट करते हुए जो भी कोर्ट की डायरेक्शन है, किसी फोरम की, कंज्यूमर फोरम की, कहीं की भी डायरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग उनको एक्सेस देंगे। फाइनली इट शुड मेक इट क्लियर टू द सर्वाइवर nominee that access to the article in locker is given to them only as a trustee of the legal heirs of the deceased locker hire। इसका मतलब क्या होता है
एक बात ध्यान रखना, कई बार मैं डिस्कस करता हूँ इस बात को कि नॉमिनी जो है, नॉमिनी ओनर नहीं होता, नॉमिनी इज ओनली मिडल ट्रस्टी, नॉमिनी इज ओनली ट्रस्टी होता है। नॉमिनी का उस पर राइट नहीं होता है, नॉमिनी उस आइटम को एज ए ट्रस्टी लेता है, और वो ट्रस्टी किसका होता है, उस जिसका लॉकर था या जो अकाउंट था उसके लीगल हायर्स का ट्रस्टी होता है। तो कभी भी जब लीगल हायर क्लेम करता है, वो नॉमिनी से क्लेम करके उन चीजों को ले भी सकता है कोर्ट के थ्रू, ठीक है। सच एक्सेस गिवन टू देम shall not affect the right or claim which any person may have against the survivor nominee to whom the access is given। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लीगल हायर्स हैं उनका राइट अभी भी बना रहता है, या उनके एक्सेस का जो राइट है वो अफेक्ट नहीं करता। वो चाहे जब कोर्ट जाएंगे तो वो उस पर्सन से क्लेम करके अपनी चीजों को वापस ले सकते हैं, क्योंकि नॉमिनी इज ए ट्रस्टी। नॉमिनी कौन है? ट्रस्टी है, ठीक है। अब लॉकर को क्लोज करना और क्या करना? डिस्चार्ज करना। लॉकर को क्या करना? क्लोज करना और डिस्चार्ज करना, ठीक है। इन सर्टेन सिचुएशन banks are required to break open a locker whether the presence of the locker hirer of their absence मतलब वो है भी खड़ा या नहीं भी खड़ा है, तो उसमें कुछ चीजें होती है। तो उसमें क्या होता है? पहली बात तो क्या होती है? लॉस ऑफ द की होती है और रिक्वेस्ट होता है। दूसरा, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी आती है, वो कहती है इसको सीज कर दो लॉकर को, और या लॉकर को एक्सेस करने दो, ठीक है। तीसरा, अगर बैंक को लगता है कि इसमें जो है ये नॉट कोऑपरेटिंग एंड नॉट कंप्लाइंग विद द टर्म्स एंड कंडीशन, अगर आपका कहना नहीं मान रहा है, आपका किराया नहीं दे रहा है, आपके अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो बैंक को भी राइट है, वो क्या कर सकता है? लॉकर को सरेंडर करवा सकता है, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ लॉकर कंटेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ, अगर कस्टमर रिक्वेस्ट करता है तो उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले उसमें द की ऑफ द लॉकर अगर लॉस्ट हो गई है, हायर शैल नोटिफाई द बैंक इमीडिएटली, और locker has to open only after proper identification of hirer, recording the fact of loss, written authorization by the customer, and in presence of customers and authorized official of the bank। उनकी उपस्थिति में उसका ब्रेक ओपन किया जाता है, ठीक है। कल को ये ना कहते कि बैंक ने अपने आप वो कर लिया, ठीक है। अब बात आती है किसकी? एनफोर्समेंट एजेंसी की बात आती है, सीबीआई या पुलिस या इस तरह का कोई मामला है, इनकम टैक्स, पुलिस, इन्फोर्समेंट, ईडी, रेलिवेंट कोर्ट, अगर इनके साथ तो क्या होता है? तो लॉकर हायरर को बताएंगे, एन इन्वेंट्री बनाएंगे पूरे जो भी उसमें से सीज किया जाएगा सामान का, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सच गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये बात ध्यान रखना, एक तो गवर्नमेंट अथॉरिटी हो गई, प्लस 2 इंडिपेंडेंट विटनेस हो गए, प्लस 2 इंडिपेंडेंट विटनेस हो गए, एन ऑफिसर ऑफ द बैंक हो गया, प्लस 1 बैंक ऑफिसर हो गया, सेल बी साइन बाय, और ये कितने लोगों के सामने उसको साइन किया जाएगा? किस चीज को? इन्वेंट्री को। और उसमें जो भी इन्वेंट्री मिलेगी उसकी एक कॉपी किसको दे दी जाएगी? कस्टमर आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो उसको वो कर देंगे, बाई पोस्ट भेज देंगे या दे देंगे, ठीक है। बैंक सेल रिकॉर्ड ए वीडियो ऑफ ब्रेक ओपन प्रोसेस एंड इन्वेंट्री असेसमेंट। तो पहले नहीं था, अब ये आ गया है, क्योंकि आजकल वीडियो बहुत आसान हो गया, ठीक है। वेयर एवर लीगली परमिशेबल द प्रिजर्व टू प्रोड्यूस एविडेंस एज ए कोर्ट, और इसको तब तक संभाल के रखना है जब तक कोर्ट में कोई बात ना हो जाए, ठीक है। अब तीसरा नॉर्मल केस होता है नॉन पेमेंट ऑफ लॉकर रेंट, यानी उसने बहुत समय से लॉकर रखा हुआ है और आपका किराया नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? बैंक को डिस्क्रिशन होता है, बट इसका एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? पहली बात तो बोलता है बाय ए कस्टमर फॉर कितने साल? 3 ईयर, ठीक है। आफ्टर ड्यू नोटिस एंड गिविंग एडिक्वेट टाइम, इफ द लॉकर हायर इज नॉट ट्रेसेबल, तो बैंक क्या करेगा? पब्लिक नोटिस इशू करेगा 2 न्यूज़पेपर डेली में, एक इंग्लिश में और एक वहां की लोकल लैंग्वेज में,
और उसमें टाइम देगा भैया 60 दिन तक, 90 दिन तक आप आ जाएं, ठीक है। जो भी बंदा उस लॉकर से रिलेटेड है उसको नोटिस दे दिया। द लॉकर शैल बी ब्रोकन ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द बैंक, टू इंडिपेंडेंट विटनेस, ठीक है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड लॉकर, जैसे स्मार्ट वॉल्ट वगैरह कुछ है, द वॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड फॉर ओपनिंग ऑफ लॉकर शैल बी असाइन्ड टू ए सीनियर ऑफिशियल एंड कंप्लीट ऑडिट ट्रेल ऑफ एक्सेस शैल बी प्रेजेंट। मतलब उसका जो लॉकर को, ये यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिजिटल लॉकर होते हैं उसको आप हथौड़ी से नहीं तोड़ेंगे। उसके लिए क्या बता रहे हैं कि जो वॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड होता है उससे तोड़ा जाएगा, उससे खोला जाएगा बेसिकली, ठीक है। और वो जो वॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड होता है वो उस ब्रांच के किसी भी अधिकारी के पास नहीं होता है, वो क्या होते हैं, कोई सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास होता है, ठीक है। फर्दर बैंक सेल ऑल्सो रिकॉर्ड ए वीडियो, तो करना ही है, ठीक है। उसमें जो भी सामान मिलेंगे उसकी इन्वेंट्री बनानी है, ठीक है। द कंटेंट शैल बी केप्ट इन सील्ड एनवेलप रखने हैं, डिटेल इन्वेंट्री उसके साथ फायर प्रूफ सेफ में रख देनी है, इन ए टेम्पर प्रूफ वे until customer claims it. Bank shall not open sealed closed packet found in locker while releasing them to the proper claimant unless required by the law. मतलब जब आप उसको देंगे ना तो उसको खोल के नहीं देंगे, उसको कैसे देंगे? बैंक shall not open sealed and closed packet, उसे वो बंद ही पैकेट देंगे, खोल के नहीं देना है, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ लॉकर कंटेंट, लॉकर रिमेन्स इनऑपरेटिव फॉर ए लॉन्ग पीरियड, बहुत सालों से चलाया नहीं गया है अगर लॉकर, तो इसमें क्या बोलता है, इसमें कैन नॉट बी लॉक्ड even if rent is being paid regularly. The bank shall be liberty to transfer the content of the locker to their nominee, legal hire, dispose of the article as the case may be after following due procedure of the breaking open. बहुत लंबे समय से है, तो इसमें कितना समय है, कितना समय सब लोग बोलिए? 7 ईयर। 7 ईयर की वो होती है ना, एब्सकॉन्डिंग है, 7 साल की, कई जगह इसका आंसर है 7 साल, ठीक। चलो अब जो ये नए वाले रूल आए हैं उनके बारे में बात आई। पहला, अलर्ट नोटिफिकेशन होगा, जो SMS ईमेल जो अभी बात हो रही थी, ठीक है, डेट एंड टाइम पे भैया इतने बजे आपने क्या किया है वो किया है, जिससे वो कोई अनऑथराइज एक्सेस को क्या कर पाए, रिपोर्ट कर पाए। कंपनसेशन, अगर आपका चोरी हो गया बैंक लॉकर रूल्स में सामान, तो क्या होगा, बैंक विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ऑफ द लॉकर कंटेंट कॉज्ड बाय थेफ्ट, बर्गलरी, रॉबरी। ये 3 चीजों से अगर कुछ होता है तो बैंक उसको लायबल होगा। और क्या है, पे यू 100 टाइम द प्रिवेलिंग सेफ डिपॉजिट लॉकर एनुअल राइट। ये आ गया एक बार भैया, कितना, मान लिया 1120 रुपए रेंट है, इंटू क्या कर लो, 100 कर लो। अब चाहे आपने कितना ही रखा हो उसमें, ठीक है, 1120 डबल 0 यानी 1,12,000 का सामान, 1,12,000, ठीक है। द कंपनसेशन ऑल्सो अप्लाई इन द केस ऑफ फायर और बिल्डिंग क्लब फ्रॉड, कुछ भी हो जाए, कोई चाबी वो कर ले, डुप्लीकेट बना ले, कुछ कर ले, तो क्या कंपनसेशन मिला आप बताओ जरा। 100 गुना सर, जो भी रेंट चल रहा है उसका लॉकर रेंट का 100 100 गुना। ठीक है। चलो आगे, अच्छा, इसमें सर आग वगैरह लगने के बाद या चोरी हो जाने के बाद वो भी है, देखो ऊपर तो लिखा है चोरी, डकैती, रॉबरी सब लिखा, नीचे लिखा फायर और बिल्डिंग कोलैप्स और फ्रॉड, सब में कंपनसेशन देना ही देना है, ठीक है। लॉकर स्टैंडर्ड, उसने कहा जो लॉकर होंगे वो कैसे, ब्यूरो ऑफ इंडियन यानी BISI मार्का होंगे या उससे अच्छे उसके होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक वाले साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क मैंडेटेड बाय द RBI। बैंक और ब्रांच आइडेंटिफिकेशन कोड्स मस्ट बी इम्पोज्ड ऑन द लॉकर की, ये पहले बात आ गई थी, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ बैंक, बैंक की लाइबिलिटी क्या होती है, तो बैंक की लाइबिलिटी में क्या होता है, लॉस और डैमेज ऑफ द कंटेंट ड्यू टू देयर
नेग्लिजेंस तो बैंक लायबल होगा इसमें, ठीक है। तो उसमें क्या है, बैंक की ड्यूटी होती है एक्सरसाइज करें ड्यू डिलीजेंस एक्स्ट्रा, ठीक है, और लॉकर में और सेफ डिपॉजिट सिस्टम में। द ड्यूटी टू केयर इंक्लूड्स इंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लॉकर, सही से काम करें वहाँ पे, गार्डिंग अगेंस्ट अनऑथराइज एक्सेस टू लॉकर, प्रोवाइडिंग appropriate safeguard, fire, robbery, सब कुछ, ठीक है। बैंक shall not liable for any damage for locker arising from natural calamity। अब मान लिया भूकंप आ गया और भूकंप में सब कुछ दब डूब गया, या फ्लड, ऐसे कुछ चीजों में क्या है, बैंक की लाइबिलिटी नहीं बनती है, बट वो मिलेगा, कंपनसेशन तो देगा लेकिन बैंक को लाइबल नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है। कस्टोडियल सर्विस अभी हमने बताई थी, कस्टमर सिक्योरिटीज फॉर सेफ कीपिंग और प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग स्टोलन लॉस्ट। कस्टोडियन may have hold stock, bond, other assets in electronic or physical form on behalf of the customer। इस सर्विस को क्या बोलते हैं, सेफ कस्टडी, ठीक है। लॉकर को क्या बोलते हैं, safe deposit। ठीक है। तो सर्विसेज प्रोवाइडर बैंक कस्टोडियन आर यूजुअली द settlement, safekeeping and reporting of the customer marketable security care। A custody relationship is contextual and services that are preferred for the customer differ। Bank renders custody services to variety of customer including mutual fund, investment manager, bank fiduciary, retirement plan, agency account, bank commercial security account, इंश्योरेंस कंपनी, कॉरपोरेशन। ये जो यहाँ पर कस्टोडियल सर्विस की बात कर रहा है, ये कौन सी कस्टोडियल सर्विस है पता है आपको? एक तो हो गई आपकी स्टॉक बॉन्ड वाली, और दूसरी कौन सी है? कस्टडी रिलेशनशिप इज कॉन्टेक्चुअल एंड सर्विसेज दैट आर परफॉर्म फ्रॉम द कस्टमर डिफर्स। बैंक रेंडर कस्टडी सर्विसेज टू वेराइटी ऑफ कस्टमर, मतलब ये ऊपर वाली भी है, प्लस ये जो वैरायटी ऑफ कस्टमर की बात बोल रहा है, कि उसके साथ साथ वो म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, बैंक फिड्यूसरी, रिटायरमेंट प्लान, इन सब की कस्टडी भी रखता है। प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट, बैंक दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट कस्टोडियन प्रोवाइड कस्टडी सर्विस टू देयर कस्टमर थ्रू एन अरेंजमेंट विद द लार्ज कस्टमर। अगर वो खुद नहीं कर सकता है तो वो ये सर्विस बैंक कैसे प्रोवाइड करता है, किसी दूसरे बड़े कस्टोडियन बैंक से ये सर्विसेज प्रोवाइड कर। ये यहाँ पर कस्टडी से मतलब ये है कि जब भी आप कहीं सिक्योरिटी जमा करते हैं, मान लिया किसी म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं तो रखेगा ना, उसकी वो सारी सिक्योरिटी बैंक रखता है, इसको बोलते हैं कस्टोडियन सर्विसेज, ठीक है। अब आती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी आपका क्लाइंट है उसके बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी हैविंग ए मिक्स्ड डेट और इक्विटी सिक्योरिटी। तो कितना डेट है, कितना सिक्योरिटी, कितना इक्विटी, इसको मेंटेन करना। डेट सिक्योरिटीज यील्ड इंटरेस्ट इनकम एंड इक्विटी यू डिविडेंड। तो इक्विटी में डिविडेंड आता है और डेट सिक्योरिटी में इनकम, इंटरेस्ट इनकम आती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल एप्रिसिएशन, और हमें मिल रहा है मंथली या क्वार्टरली, लेकिन उसके साथ साथ हमने जो इन्वेस्टमेंट किया वो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाता है, ठीक है। वेरियस मिक्स ऑफ सिक्योरिटीज व्हेन हेल्ड टुगेदर बिहेव इन अ डिफरेंट मैनर एंड प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड टुगेदर विल गिव ए बेनिफिशियल रिजल्ट। तो अगर आपने अपनी जो भी एसेट्स हैं उनको अलग अलग जगह, डेट में, सिक्योरिटी में, वो इक्विटी में अलग अलग रखा हुआ है, अलग अलग कंपनियों में रखा हुआ है, तो उससे आपको रिटर्न भी थोड़ा सा अच्छे आते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पोर्टफोलियो, कि भैया डिफरेंट रखना। पोर्टफोलियो का अब यहाँ पे क्या गया, मैनेजमेंट करना। तो मैनेजमेंट में क्या होगा, deals with the management of combination of security, get the most efficient portfolio in terms of risk
रिटर्न और लिक्विडिटी के हिसाब से क्या रखना है कि इतने परसेंट हमने रिस्क वाली रखी है, इतने परसेंट कम रिस्क वाली, ऐसे ही रिटर्न, इनसे हमें क्या रिटर्न मिल रहा है और ऐसे ही क्या इसकी लिक्विडिटी है। द प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट involves a logical set of steps common to any discipline: planning, implementation and monitoring. Planning, implementation and monitoring. ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, तो उसमें बोला हुआ इट इज द पोर्टफोलियो दैट मैटर, मतलब आप किस तरह का पोर्टफोलियो बना रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। द रिस्क ऑफ ए सिक्योरिटी डिपेंड ऑन द कंट्रीब्यूशन टू द रिस्क पोर्टफोलियो। तो जैसा आपने पोर्टफोलियो का रिस्क रखा है वैसा ही आपका सिक्योरिटी डिपेंड जो रिस्क है। लार्ज पोर्टफोलियो रिटर्न कम ओनली विद ए लार्जर पोर्टफोलियो रिस्क। तो अगर आप लार्ज रिटर्न ले रहे हैं तो इसका मतलब उसमें पोर्टफोलियो में रिस्क भी क्या होगा, ज्यादा इनकम की उम्मीद कर रहे हैं। अगर ज्यादा इनकम की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको ज्यादा रिस्क वाले रिस्क पोर्टफोलियो भी में होगा। लगाना पड़ेगा। ठीक है। द रिस्क एसोसिएटेड विद द टाइप ऑफ सिक्योरिटी डिपेंड ऑन व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज लिक्विडेटेड, और डिपेंड करता है कि कब आप उस इन्वेस्टमेंट को वापस लेने जाओगे। रिस्क डिपेंड ऑन द पीरियड, यानी इसका मतलब है कितने समय के लिए है, इससे भी फर्क पड़ता है। ठीक है। पीरियड ऑफ द सिक्योरिटी and is reduced by selecting those security with a payoff close to when the portfolio is to be liquidated. इसका मतलब क्या हुआ, इज reduced by, इसको reduce किया जा सकता है रिस्क को, कैसे, उन सिक्योरिटी को सेलेक्ट करना है with a payoff close to when the portfolio is to be liquidated। इसका मतलब ये है कि जिस समय उसकी मैच्योरिटी का टाइम आ रहा हो, ठीक है, with a payoff close to when the portfolio is to be liquidated, जिस समय उसकी मैच्योरिटी का टाइम आ रहा हो उतने ही समय का आप क्या करें, उसी के आसपास का समय आप पैसा मांगे, मतलब उससे थोड़ा जल्दी मांग लें। डाइवर्सिफिकेशन वर्क, ये बहुत सिंपल बात है कि आपने कुछ यहाँ किया, कुछ यहाँ किया, कुछ मतलब कई जगह करना आप। तो जब आप कई जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कई जगह पे इन्वेस्टमेंट करना क्या कहलाता है, डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। ठीक है। ईच पोर्टफोलियो इज प्रेफरेबली टेलर्ड टू द पर्टिकुलर नीड ऑफ इट्स ओनर। तो वो हर एक का पोर्टफोलियो ओनर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, क्योंकि पीपल हैव वेरिंग टैक्स रेट्स, नॉलेज, ट्रांजेक्शन कॉस्ट सब देखते हुए द पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी शुड टेक इनटू अकाउंट द यूनिक नीड्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओनर। तो जैसा ओनर का पोर्टफोलियो होगा उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। कंपटीशन फॉर एबनॉर्मल रिटर्न इज एक्सटेंसिव। A large number of people are continuously using a large variety of technique in attempt to obtain the abnormal return. बहुत सारी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। If the action of the speculators are truly effective, security prices will adjust instantaneously to new information. If action of the speculators are truly effective, speculator माने जो अंदाजा लगा रहे हैं कि अगले 2 साल में इसका प्राइस ऐसा हो जाएगा, उसको स्पेकुलेटर्स बोलते हैं। तो कहते हैं कि जो स्पेकुलेटर का एक्शन है वो ट्रूली इफेक्टिव होता है, ठीक है, सिक्योरिटी प्राइसेस विल एडजस्ट इंस्टेंटेनियसली टू न्यू इंफॉर्मेशन। जैसे ही बाजार में कोई न्यू इंफॉर्मेशन आती है तो उस समय इसको वो करते हैं। ठीक है। ठीक है। चलो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम क्या होती है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार क्या है, तो इसमें कहता है फॉर ए फी इन डिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस फंड इन पोर्ट प्रॉफिटेबल चैनल एट द रिस्क एंड रेस्पॉन्स। देखो
इसमें जो रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? हमेशा कस्टमर की होती है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैसा डूब जाएगा तो उसी का डूबेगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला, पीएमएस सर्विस आर प्रोवाइडेड एट द कस्टमर रिस्क विदाउट गारंटिंग देम ए प्री डिटरमाइन, मतलब उससे पहले से आप कोई गारंटी नहीं कर सकते, कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। सर्विसेज आर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेबल ट्राइबल फंड, मिनिमम पीरियड शुड बी 1 ईयर। तो उसमें बोला हुआ है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए फैसिलिटी लेनी है और कम से कम 1 साल। ट्रांजेक्शन शुड बी बुक्ड एट द मार्केट रेट ओनली, जो रेट मार्केट में चल रहा है उसी पर आप उसको सामान उसको सिक्योरिटी देंगे। फंड एक्सेप्टेड शुड नॉट बी इंटरेस्टेड टू अनदर बैंक फॉर मैनेजमेंट, जो आप उससे फंड एक्सेप्ट करेंगे वो दूसरे बैंक को मैनेजमेंट के लिए नहीं देंगे, खुद करेंगे, क्योंकि खुद करेंगे तभी तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है। डेफिनिट फीस इंडिपेंडेंट ऑफ रिटर्न ऑफ क्लाइंट इज चार्ज, एक तय सीमा कि भैया आपको इतने रुपए साल के देने हैं। डिप्लॉयमेंट इन कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, और ये पैसा आप कभी भी कॉल नोटिस मनी में नहीं लगाएंगे, सिर्फ आप कहाँ लगाएंगे इस पैसे को? कैपिटल में, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ट्रांजेक्शन बिटवीन द बैंक्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड पोर्टफोलियो अकाउंट टू बी एट मार्केट रेट, ठीक है। पोर्टफोलियो अकाउंट ट्रांजेक्शन शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड व्हेन बीइंग पुट, पता रहना चाहिए कि कौन सा ट्रांजेक्शन हो रहा है। CRR SLR हैज टू बी मेंटेन ऑन द अनडिप्लॉयड फंड। अब मान लिया आपने किसी क्लाइंट से 10 करोड़ रुपए ले लिए, आपने 8 करोड़ रुपए तो इन्वेस्ट कर दिए उसके, बाकी 2 करोड़ किसके पास है? आपके पास है। इस 2 करोड़ पे आपको क्या करना पड़ेगा? CRR SLR मेंटेन बनेगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि ये पैसा भैया आप ही के पास है, और अगर आपके पास है तो इसमें आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं वो कर रहे हैं और मॉर्निंग में फिर ये हम लोग इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है।